प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीएड, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर में ऑनलाइन क्लासेज निर्मल टीटी कॉलेज में मैं केपी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय, समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय बनाना। अब समावेशी जो विद्यालय बनाना है, ये विषय के अंतर्गत जो प्रकरण है मेरा, वो है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उद्देश्य कौन कौन से हैं, एवं समावेशी शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है वो कितना है, उसकी ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको सबसे पहले जो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसमें पहला जो मैंने सिद्धांत बताया है, वो बताया है एक समान शिक्षा। मतलब शिक्षा में कोई भेदभाव न हो, एक समान शिक्षा हो, भेदभाव से दूर शिक्षा रहे, शिक्षा है जो भेदभाव से दूर रहे, एवं सर्वप्रथम छात्रों की पहले पहचान की जाए। सबसे पहले इसमें छात्रों की क्या की जाए, पहचान की जाए, भेदभाव नहीं किया जाए किसी भी प्रकार का, और पहचान के द्वारा ही उस शिक्षा को जो, क्योंकि उस आधार पर ही छात्रों का वर्गीकृत किया जाए। पहले तो छात्रों की पहचान की जाए और पहचान करने के बाद में उन छात्रों का वर्गीकृत किया जाए कि ये किस श्रेणी में सामान्य हैं, प्रतिभाशाली हैं, या औसत से भी कम हैं। वर्गीकृत करने के बाद में सबसे पहले तो उनका सर्वे किया जाए बिना भेदभाव के, और भेदभाव के सर्वे के बाद में उनका वर्गीकरण किया जाए। वर्गीकृत करने के बाद में ये एक समान शिक्षा प्रदान की जाए। किसी भी प्रकार की शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, पहला जो सिद्धांत है वो एक समान शिक्षा का सिद्धांत है। दूसरा जो सिद्धांत है वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर शिक्षा। देखिए, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, एक समान नहीं है। कारण क्या, आपने देखा हो एक परिवार में ही अगर 5 व्यक्ति है तो पांचों व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं, उनमें समानता बहुत ही कम पाई जाती है। चाहे वो आचार विचारों की हो, चाहे रहन सहन की हो, चाहे खान पान की हो, चाहे उनके व्यवहार की हो, हर व्यक्ति की विभिन्नता पाई जाती है, समान नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षा हो। कोई छात्र तो क्या है, जल्दी समझता है, कोई सामान्य रूप से समझता है, और कोई बार बार में कहने के बाद में भी समझता है। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ये समावेशी शिक्षा का दूसरा सिद्धांत है। कुछ बालक क्या है, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है, उस भिन्नता के आधार पर ही उनको विशिष्ट बालकों का रूप दिया जाता है, विशिष्ट हैं, और उनके अनुसार उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जैसे प्रतिभावान बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, अगर प्रतिभावान बालक हैं तो उनको उसी स्तर के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। ये समावेशी सिद्धांत है दूसरा। उसके बाद में मान लो कोई मंदबुद्धि बालक है या सामान्य बुद्धि बालक है, उनको भी शिक्षा उसी स्तर पर दी जानी चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही शिक्षा का सिद्धांत है। इसलिए ये भी क्योंकि इसमें बुद्धि लब्धि के अनुसार ही होगी शिक्षा। हर व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है वो समान नहीं होती है, असमान होती है। इसलिए बुद्धि लब्धि के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित ये दूसरा सिद्धांत है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया एक समान शिक्षा, दूसरा सिद्धांत मैंने आपको बताया है
व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षा। उसके बाद में आता है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, और वो शिक्षा विशिष्ट कार्यक्रमों के अनुसार दी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं किया जाता है भेदभाव। इसको आधारित भी लिख सकते हैं आप, आधारित। मैंने लंबे की वजह से आपको शॉर्ट में बताया था शिक्षा। ये इस प्रकार से विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जाएं। देखिए, विशिष्ट शिक्षा ये तो विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए जाएं। जब विशिष्ट शिक्षा दी जाएगी तो विशिष्ट ही कार्यक्रम लागू किए जाएं। उसके बाद में शारीरिक रूप से बाधित जो छात्र हैं उनको शिक्षा उसी के अनुसार दी जाए। विद्यालय में उनको पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त किया जाए। देखिए, इसमें ये होता है कि विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा ही शिक्षा, मान लो विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जा रही है और विशिष्ट बालकों के लिए की जा रही है, तो उसमें माता पिता को भी, इनको भी सम्मिलित किया जा सकता है कि हमारे ऐसे कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, आप अपना सहयोग कीजिए। तो माता पिता को भी इस कार्यक्रमों में बालकों को, क्योंकि विशिष्ट बालक पाए जाते हैं वो, और विशिष्ट शारीरिक रूप से हो सकते हैं, मानसिक रूप से हो सकते हैं, और बुद्धि लब्धि के आधार पर भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाए। कैसी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। कैसी शिक्षा? समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए ऐसे बालकों के लिए। तो ये आपका विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान करना, यह तीसरा सिद्धांत हुआ। उसके बाद में चौथा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, कि वातावरण नियंत्रण पूर्ण हो। वातावरण कैसा हो? नियंत्रण पूर्ण हो। वातावरण में जहाँ तक उचित हो प्रत्येक बालक शारीरिक रूप से बाधित को निःशुल्क और उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, कोई बालक है और वो बालक शारीरिक रूप से बाधित है, उस बाधित जो बालक है उसका वातावरण ऐसा होना चाहिए कि उस बालक के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के बाद में भी उस बालक को निःशुल्क ही शिक्षा प्रदान की जाए। उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाए। ऐसा वातावरण पूर्ण होना चाहिए जिससे बालक अधिक से अधिक शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में रुचि ले सकें और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसा वातावरण तैयार किया जाए और जहाँ तक उचित हो सके उनको शारीरिक जो बाधित बालक हैं उनको निःशुल्क ही शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार का उनसे शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। तो देखिए, समावेशी जो शिक्षा है उसका ये चार मैंने सिद्धांत बताए हैं। ये चार मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत एक समान शिक्षा, दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षा, उसके बाद में विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, उसके बाद में वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए। वातावरण कैसा होना चाहिए? नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए। अब नियंत्रण पूर्ण में क्या होता है कि बालक को उचित शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं उनको निःशुल्क एवं उपयुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए वातावरण अच्छा वो होगा अगर ऐसे बालकों को शिक्षा प्रदान की जाएगी तो ऐसा वातावरण अच्छा होगा। इसलिए ये मैंने आपको आज समावेशी शिक्षा के चार जो मुख्य सिद्धांत हैं उसके बारे में प्रकाश डाला है। अब इसके बाद में आता है अपना जो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। सिद्धांत चार पूरे हुए, उसके बाद में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ समावेशी शिक्षा के चार उद्देश्य। अब ये चार उद्देश्य कौन कौन से ये सिद्धांत हुए, उद्देश्य अलग होंगे, इसलिए इनको मिटाने के बाद में अब चलते हैं सिद्धांतों के बाद में उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के
कौन कौन से उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। उद्देश्य, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसमें बालकों की कमी का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। पहले बालकों की क्या है? कमी। बालकों की कमी, बालकों की बालकों की कमी का पता लगा करके, बालकों की कमी का पता लगाकर पहले बालकों की जो कमियां हैं उनकी कमी का पता लगा करके उनको दूर किया जाए। जो कमियां हैं पहले कमी का पता लगाओ, उसके बाद में उनको दूर किया जाए। कमियों को पहले तो पता लगाओ, उसके बाद में उनको दूर किया जाए। ये पहला उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। ये पहला उद्देश्य है कि बालकों की कमी का पता लगा करके उन कमियों को दूर किया जाए। इसके बाद में आता है कि शारीरिक रूप से विकृत युक्त बालकों का पुनर्वास करना। नंबर 2 है शारीरिक रूप से विकृत बालकों का विकृति युक्त कर दो। इसको विकृति युक्त बालकों को यूं कर दो, शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों को पुनर्वास करना। इन बालकों को क्या है? पुनर्वास करना। इन बालकों के लिए पुनर्वास करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो बताया बालकों की कमी का पता लगा करके उनको दूर किया जाए। दूसरा है शारीरिक रूप से जो विकृति युक्त जो बालक हैं, विकृति युक्त उन बालकों को पुनर्वास करना। अब शारीरिक रूप से जो विकृति युक्त जो बालक हैं वो विकृति रूप शारीरिक रूप से विकलांग दिव्यांग हैं और उनके लिए पुनः उनको पुनर्वास करना। इसके बाद में नंबर 3 आता है, ये उद्देश्य चल रहे हैं प्रिय प्रशिक्षणार्थियों। तीसरा उद्देश्य शारीरिक रूप से अपंग बालकों की, शारीरिक रूप से अपंग बालकों की शारीरिक रूप से अपंग बालकों की जानकारी प्रदान करना, बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। शारीरिक रूप से अपंग बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी करना, ये इनका तीसरा उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पुनः बालकों की कमी का पता लगा करके उनको दूर किया जाए, ये पहला उद्देश्य था। शारीरिक रूप से जो विकृति युक्त जो बालक हैं उनको पुनर्वास करना, ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा है शारीरिक रूप से जो अपंग बालक हैं, शारीरिक रूप से जो अपंग बालक हैं उन बालकों की
शिक्षण समस्याओं की जानकारी करना कि शिक्षण में उनको कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन से यंत्रों की और सहायक सामग्री की उनके लिए आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को पूर्ति की जाए। उसके बाद में उनको इस प्रकार से बताया जाए। शारीरिक रूप से दोष युक्त विशेष आवश्यकता जो बालक हैं, देखिए नंबर जो 4 है वो शारीरिक रूप से दोष युक्त बालकों को विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना। शारीरिक रूप से जो दोष युक्त जो बालक हैं उनकी विशेष पहचान करना। नंबर 4, शारीरिक रूप से दोष युक्त बालकों की, शारीरिक रूप से जो दोष युक्त बालकों की या बालकों को शारीरिक रूप से दोष युक्त बालकों को उपयुक्त आवश्यकता अनुसार शारीरिक रूप से दोषयुक्त बालकों को उपयुक्त आवश्यकता अनुसार पहचान की जाए कि उनको किस किस की आवश्यकताएं हैं। ये प्रशिक्षणार्थियों मेरा चौथा उद्देश्य है। शारीरिक रूप से दोषयुक्त बालकों हैं, उन बालकों को उपयुक्त आवश्यकता अनुसार उनकी पहचान की जाए और पहचान करके उनकी पूर्ति की जाए। पहले तो पहचान की जाए और पहचान करने के बाद में उन बालकों की पूर्ति की जाए कि वो बालकों को कौन कौन सी उपयुक्त आवश्यकता है और आवश्यकता के अनुसार उनकी पहचान की जाए। जैसे उदाहरण के लिए कोई बालक मान लो अंधा है शारीरिक रूप से, अब अंधे बालक के लिए जो दृष्टि चश्मा वगैरह, नेत्र ज्योति वगैरह, उनके लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। मान लो कोई बहरा बालक है, उस बहरे बालक की पहले पहचान की जाए, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार उसको श्रवण यंत्र वगैरह ऐसे उपलब्ध करवाए जाएं। ये शारीरिक रूप से दोषयुक्त जो बालक हैं उनको आवश्यकता अनुसार पहचान की जाए और पहचान करने के बाद में उनको संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाएं। इसके बाद में आता है कि शारीरिक रूप से अपंग बालकों की समस्याओं में सुधार के लिए सामूहिक संगठनों का निर्माण करना। प्रशिक्षणार्थियों, ये 5वां जो है ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए इनको मिटाने के बाद में मैं आपको पुनः जो उद्देश्य करीब 6-7 हैं, इन 6-7 उद्देश्यों को एक साथ यहाँ लिखना असंभव है थोड़ा, इसलिए मिटाते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। इसलिए नंबर अब आता है 5। नंबर 5 शारीरिक रूप से अपंग बालकों, शारीरिक रूप से अपंग बालकों, शारीरिक रूप से अपंग बालकों की समस्याओं के सुधार के लिए अपंग बालकों की, शारीरिक रूप से अपंग बालकों की समस्याओं को सुधारने के लिए सामूहिक संगठन बनाए जाएं।
देखिए प्रशिक्षणार्थियों, शारीरिक रूप से जो अपंग बालक हैं उनकी समस्याओं के सुधार के लिए सामूहिक संगठनों का निर्माण करना या बनाया जाए, निर्माण करना, ये नंबर 5 है। अब इसके बाद में नंबर 6 आता है, शारीरिक दोष की वजह से गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है, उसकी रोकथाम के उपाय करना। नंबर 6 है, शारीरिक रूप से ये अपंग और जो विकलांग है, शारीरिक जो शिक्षा है ये इन्हीं के लिए है। शारीरिक रूप से या शारीरिक रूप से दोष की वजह से या शारीरिक रूपरंदो दोष की वजह से, दोष की वजह से, शारीरिक रूप की, शारीरिक दोष की वजह से गंभीर स्थिति उत्पन्न, गंभीर स्थिति उत्पन्न हो, गंभीर स्थिति उत्पन्न हो, गंभीर स्थिति उत्पन्न हो, उसको रोकथाम के उपाय किए जाएं। गंभीर स्थिति उत्पन्न हो, उसको रोकथाम के उपाय किए जाएं, उपाय किए जाएं। हाँ, प्रशिक्षणार्थियों, मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि देखिए इसमें 5वां मैंने बताया आपको कि शारीरिक रूप से जो अपंग बालक हैं उनकी समस्याओं को सुधार के लिए सामूहिक संगठन बनाए जाए, ये इसका 5वां उद्देश्य था समावेशी शिक्षा का। उसके बाद में 6ठा है, शारीरिक रूप से जो दोष की वजह से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो, ऐसे बालकों को उनको रोकथाम के उपाय किए जाएं। ऐसे बालकों के लिए रोकथाम के उपाय किए जाएं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूं। इसके बाद में एक और है नंबर 7। इसमें नंबर जो 7 है वो इस प्रकार से है प्रशिक्षणार्थियों। नंबर 6 तो ये हो गया था, नंबर 7 है, इसमें शारीरिक दोष वाले बालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नवीन शिक्षा विधियों द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करना। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसमें क्या है, शारीरिक रूप से जो अपंग बालक हैं, शारीरिक रूप से दोष वाले, मैं लिख देता हूं, शारीरिक रूप से दोष वाले शारीरिक रूप से दोष वाले बालकों की समस्याओं को, बालकों की समस्याओं को बालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखते हुए नवीन शिक्षा विधियों
नवीन नवीन शिक्षा विधियों नवीन शिक्षा विधियों द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करना। नवीन शिक्षा विधियों द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करना। ये 7 उद्देश्य मैंने आपको बतलाए हैं प्रशिक्षणार्थियों। पुनः समावेशी शिक्षा के ये 7 उद्देश्य हुए। इन 7 उद्देश्यों के द्वारा जो विकलांग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। पहले इनका सर्वे किया जाए, उसके बाद में इन बालकों को शिक्षा से जोड़ा जाए। इसलिए पहले मैं पुनः इन उद्देश्यों पर प्रकाश डालता हूं दोबारा। देखिए, सबसे पहला है बालकों की कमी का पता लगा करके उनको दूर करने के प्रयास किए जाएं। ये मैंने आपको नंबर 1 बतलाया था। सबसे पहले क्या होता है, बालकों की जो कमी है उनका पता लगाना और पता लगा करके उन कमियों को पूरा करना। नंबर 2 जो है इस प्रकार से है कि शारीरिक रूप से अपंग जो बालक हैं उनकी शिक्षण समस्याओं को पहले जानकारी प्रदान करना और फिर उनको हल करना, समाधान करना। इसके बाद में मैंने बताया शारीरिक रूप से जो विकृत युक्त बालक है उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करना। इसके बाद में मैंने शारीरिक रूप से जो अपंग बालक उनकी समस्याओं में सुधारने के लिए सामूहिक संगठन बनाए जाएं। सामूहिक संगठन बनाए जाएं। उन संगठनों के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उसके बाद में छठा बताया शारीरिक रूप से जो दोष की वजह से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई उन बालकों को उनकी रोकथाम के उपाय किए जाएं। शारीरिक रूप से दोष जो बालक हैं उनकी समस्याओं को पहले ध्यान में रखते हुए नवीन शिक्षण जो विधियां हैं उन विधियों के द्वारा ही बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए। नवीन जो शिक्षण विधियां हैं उन विधियों का उपयोग किया जाए और तब उनको शिक्षा प्रदान की जाए। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करता हूं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया समावेशी शिक्षा के सिद्धांत 4 और उन 4 सिद्धांतों के बाद में अगला जो मेरा उद्देश्य इनका समावेशी शिक्षा का उद्देश्य और उद्देश्य मैंने करीब आपको 7 बतलाए हैं फिक्स। ये 7 उद्देश्य हैं, ये समावेशी शिक्षा के हैं। इसके बाद में आता है जो मेरा प्रकरण है समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र। समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र। अब वो कार्य क्षेत्र कौन सा है, उस कार्य क्षेत्र के बाद में अपन लोग प्रकाश डालते हैं कि समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या है। इसके बारे में मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए इसमें जो कार्य क्षेत्र है वो इस प्रकार से है। हाँ, देखिए प्रशिक्षणार्थियों, में कार्य क्षेत्र के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। यह कार्य क्षेत्र समावेशी शिक्षा के शिक्षण के सरल बनाने के लिए किए गए हैं। इसमें सबसे पहले जो नंबर 1 आता है वो आता है मानसिक मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के योग्य हो। मानसिक नंबर 1 है मानसिक मंदबुद्धि। मानसिक या मंद बुद्धि बालक को शिक्षा के योग्य हो।
मानसिक मंदबुद्धि बालक शिक्षा के योग्य हो। ये तो है पहला, मतलब मानसिक रूप से और मंदबुद्धि जो बालक है उसकी इतनी न हो कि वो बालक शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर पाए। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए पहला कि बालक मानसिक रूप से और मंदबुद्धि तो है वो कम, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि जितना एकदम मंदबुद्धि बिल्कुल भी न हो कि कितनी भी शिक्षा प्रदान कर लो और वो ग्रहण कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसे बालकों के लिए मानसिक रूप से जो बालक हैं उनके लिए मंदबुद्धि शिक्षा के योग्य हो, कम से कम शिक्षा तो ग्रहण कर सके, वो शिक्षा ग्रहण कर सके, ऐसे बालकों तो होने चाहिए। उसके बाद में नंबर 2 आता है अस्थि बाधित बालक। ये वे बालक होते हैं अस्थि बाधित जिनकी हड्डियां टेढ़ी बुखली हों, और ऐसे बालक जिनके अंग भंग विकृत हों। अस्थि बाधित बालक का मतलब है ऐसे बालक जिनके अंग एकदम ही किसी प्रकार से टेढ़े बुकले हों, छोटे बड़े हों, या ऐसे हों जो सामान्य रूप से न हों। उनको अपनी नित्यक्रिया कर्म में, नित्यक्रिया कार्यक्रमों में असुविधा हो। दिव्यांग हैं जो चल फिर नहीं सकते, जिनके अंग विकृत हैं, ऐसे बालक अस्थि बाधित बालक आते हैं। जिनकी अस्थि का मतलब या अंग, हड्डियां वगैरह, हाथ पैर कहीं मोटे हैं, कहीं पतले हैं, कहीं टेढ़े हैं, कहीं बुकले हैं, ऐसे बालकों के लिए अस्थि बाधित बालक। नंबर जो 3 है वो इस प्रकार से है, ये श्रवण बाधित या बालक। नंबर 3 है श्रवण बाधित बालक, जो स्पष्ट सुन नहीं पाते हैं, जिनके कान स्पष्ट रूप से सामान्य रूप से कार्य नहीं करते हैं, जिनकी सुनने की शक्ति बहुत ही कम है या एकदम बिल्कुल भी नहीं है, बहरे हैं। ऐसे श्रवण बाधित जो बालक हैं वो बालक इसमें आते हैं श्रेणी में। ये कार्य क्षेत्र है इनका समावेशी शिक्षा का। इसके बाद में नंबर जो 4 है वो इस प्रकार से है, दृष्टि अथवा एक आंख वाले बालक। दृष्टिहीन या एक आंख, अब एक आंख का मतलब काने, अंधे दोनों आंखों के होते हैं, एक आंख वाले बालक। देखिए ये भी कार्य क्षेत्र है। नंबर 4 दृष्टिहीन, जिनको दिखाई नहीं देता है, एकदम दृष्टिहीन है। एक सामान्य मतलब कम दृष्टिहीन है, एक ऐसे हैं जिनका एक नेत्र कार्य करता है, एक नेत्र बिल्कुल खराब है, अर्थात जिनको अपन अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं काने, और जिनकी दोनों आंखें कार्य नहीं करती है वो अंधे। इसलिए काने जो बालक हैं, एक आंख जिनकी काम करती है, ऐसे बालक भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये भी एक कार्य क्षेत्र है नंबर 4। अब आता है नंबर 5, ऐसे बालक जो अधिगम असमर्थी बालक। नंबर 5 है अधिगम असमर्थी बालक।
अधिगम असमर्थी बालक वे बालक होते हैं जिनको कितना भी समझा लो लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है, जो सीखते नहीं हैं बिल्कुल भी। अब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी मंदबुद्धि या किसी भी प्रकार से वो दोष युक्त हैं। अधिगम असमर्थी है, अधिगम का मतलब सीखना, उनका सीखने की स्थिति नहीं है। बार बार प्रयास करने के बाद में भी ऐसे बालक अधिगम असमर्थी बालक होते हैं जो कुछ भी नहीं सीखते हैं। ऐसे बालक जो कुछ भी नहीं सीखते वो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं। उसके बाद में नंबर 6 आता है विभिन्न प्रकार से अपंग बालक। नंबर 6 है विभिन्न प्रकार से अपंग बालक। अपंग बालक मतलब एक ही प्रकार से वो अपंग नहीं है, विभिन्न प्रकार से हैं। उनके दोनों हाथ भी खराब हैं और उनके नेत्र भी खराब है और कान भी खराब हैं, मतलब कई प्रकार से वो अपंग हैं, विभिन्न प्रकार से हैं। मान लो एक प्रकार से हो तो काम चलवा सकते हैं, लेकिन 2 प्रकार से 3 प्रकार से कई ऐसे हैं जिनके अंग भंग भी हैं और जिनको सुनना भी नहीं आता और जिनको देखना भी नहीं है, तो विभिन्न प्रकार से है। इसके बाद में नंबर 6 आता है 6 तो मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद में 2 और रहे हैं, 8 बता दूंगा। नंबर 7 है, ये बड़ा है थोड़ा इसमें। हाँ, प्रशिक्षणार्थियों देखिए नंबर 7 ऐसे बधिर बालक, ऐसे बधिर बालक जिन्होंने संप्रेषण में निपुणता, अच्छा हाँ, संप्रेषण में निपुणता तथा पढ़ना सीख लिया। निपुणता एवं पढ़ना सीख लिया। और नंबर 8 अंतिम, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ब्रेन में पढ़ने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। ऐसे बालक जिन्होंने ब्रेल लिपि से पढ़ना सीख लिया। उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्हें सीख लिया, उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं पुनः आपको बताता हूँ, ऐसे बधिर बालक जिन्होंने संप्रेषण में निपुणता प्राप्त कर ली है एवं पढ़ना सीख लिया है, ऐसे बालक जिन्होंने ब्रेल लिपि से पढ़ना सीख लिया है और उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मैं अपना यह टॉपिक ये पूरा करता हूँ। समावेशी शिक्षा के मैंने सिद्धांत बताए, उद्देश्य बताए और इनका कार्य क्षेत्र बताया। 4 मैंने आपको सिद्धांत बताए, 6 करीब उद्देश्य बताए हैं
और 8 आपको मैंने ये कार्य क्षेत्र बतलाए हैं। इसके लिए बार बार आपको धन्यवाद। धन्यवाद।